नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 से हम लोग देखेंगे, हिंदी देखेंगे। और हिंदी विषय जो होगा टीजीटी और पीजीटी के लिए होगा, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सेट 11 हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम 10 सेट का डिस्कशन आपको बहुत अच्छे ढंग से करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन सेट 11 में होंगे सब के सब जो होंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होंगे, जिसमें आपको मिलेगा संपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न मिलेगा और व्याकरण से प्रश्न यहाँ पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त जो है इन प्रश्नों का जो ऑप्शन होगा उसको प्रीवियस क्वेश्चन से जोड़ के हम डिस्कशन आपको कराने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सेट 11 से जो है पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, आपके विषय यानी कि हिंदी से जो है 80 प्रश्न पूछा जाता है और 80 प्रश्न के लिए 80 अंक जो है आपको मिलता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, यानी कि पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली जो है नहीं है, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आती है 5 बोलियाँ आती है। कितनी बोलियाँ आती है? 5 बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें से आप ध्यान दीजिएगा, पहली बोली जो हो जाएगी ब्रज भाषा हो जाएगी, दूसरी आपकी बुंदेली हो जाएगी, तीसरी जो हो जाएगी आपकी कनौजी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो है कहा था कि पश्चिमी हिंदी नहीं है, तो अवधी जो है पश्चिमी हिंदी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी जो होती है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पिछले सेट में आपको हम बताए थे कि पूर्वी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। इसके लिए हमने आपको ट्रिक बताया था कि आप याद रखेंगे ए, बी और सी से याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा, ए से क्या हो जाएगा? तो ए से आपका जो हो जाएगा अवधी हो जाएगा। बी से आपका क्या हो जाएगा? तो बी से आपका बघेली हो जाएगा। और सी से आपका क्या हो जाएगा? तो सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो ए बी सी आप याद रखिएगा। ए से आपका अवधी हो जाएगा, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो होती है 5 बोलियाँ होती है। आप देख लीजिए, पहला जो है ब्रज भाषा है, दूसरा बुंदेली है, तीसरा क्या है? कनौजी है, चौथा आप याद रखेंगे खड़ी बोली और पांचवा याद रखेंगे हरियाणवी याद रखेंगे। खड़ी बोली को हम लोग क्या नाम देते हैं? देखिएगा, खड़ी बोली को पूछा जाए कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा खड़ी बोली का अन्य नाम जो है कौरवी है। क्या है जी? कौरवी है। और यही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल संकृत्यान ने। याद रखेंगे, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को क्या बोला है? तो कौरवी बोला है। और हरियाणवी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हरियाणवी को हम लोग बांगरू भी बोलते हैं। एक बार और देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगी? तो ब्रज भाषा आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी, कनौजी आ जाएगी, और उसके बाद खड़ी बोली हो जाएगा और हरियाणवी हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा कि हिंदी में अगर पूछा जाए कि हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा हिंदी में बोलियों की संख्या 18 होती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है अर्धकथानक जो है आपको हम बताए थे कि अर्धकथानक किसकी ये रचना है। तो याद रखिएगा, ये जो है बनारसी दास जैन की है। किसकी है? बनारसी दास जैन की ये रचना है अर्धकथा। और अर्धकथा की अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्धकथा जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है ब्रज भाषा में ये लिखा गया है अर्धकथा। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और याद रखिए कि अर्धकथा जो है आपका क्या है? एक इसकी विधा पूछा जाए कि अर्धकथा की विधा क्या है, तो ये आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की क्या है? आत्मकथा है।
ध्यान दीजिएगा, अभी आपको हम बताए थे कि अवधी जो है किसके अंतर्गत आती है। अवधी जो बोली है ये किसके अंतर्गत आएगी, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली आती है। और बुंदेली किसके अंतर्गत आएगी, तो अभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाएगी, बुंदेली आपकी आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक जो रचना है जैसे रामचरितमानस, क्या है जी, रामचरितमानस है, ये तुलसीदास की क्या है, रचना है। तो कहे कि रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा रामचरितमानस की भाषा भी क्या है, अवधी है। और इसके अतिरिक्त हम बताए हुए थे कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, कौन सी, पद्मावत। कहे कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में क्या लिखा गया है, पद्मावत लिखा गया है। आपको हम बताए हैं तुलसीदास की एक रचना बताए हैं, विनय पत्रिका। क्या बताए हैं जी, विनय पत्रिका। कहे कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। और ब्रज भाषा जो बोली है ये किसके अंतर्गत आती है, अभी हम आपको बताए थे कि ब्रज भाषा जो बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखते हैं तो यहाँ से एक नंबर जो है आपका कंफर्म होने वाला है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवल या माला कथा के रचनाकार हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके रचनाकार जो हैं उद्धोतन सूरी हैं। कौन है जी, उद्धोतन सूरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई सेट में आ रहा है तो इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखिएगा कहे कि आपको कि प्राकृत का पाणिनि, क्या बोले, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है, प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा हेमचंद्र को क्या बोला गया है, प्राकृत का पाणिनि बोला गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी व्याकरण से है, 4 नंबर। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो होता है कहाँ लगता है, तो उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो किस में उपसर्ग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अपमान को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, अपधन मान हो जाएगा। तो इसमें जो है अप उपसर्ग दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार अपराध को तोड़ेंगे तो अपधन राध हो जाएगा, ठीक है ना। अप यहाँ पर भी उपसर्ग है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अप तो उपसर्ग है, लेकिन जो मूल शब्द यहाँ पर आ रहा है इसके बाद वाला को मूल शब्द बोलते हैं, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या, तो अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसमें जो है उपसर्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो अपधन मति होगा, मति का भी अर्थ निकलेगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ अपधन यश हो जाएगा, यश का अपना अर्थ निकलेगा। यहाँ मान का अर्थ निकल रहा है, लेकिन राध का यहाँ अर्थ नहीं निकल रहा है, जिसके वजह से हम कहेंगे कि अपराध में जो है उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 5 नंबर कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो होती है कब होती है जी, तो 4 मई 1800 ईस्वी को। कब होती है, 4 मई 1800 ईस्वी को। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है एक ही क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। याद रखिएगा 4 मई 1800 ईस्वी को क्या होती है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे प्रश्न कहता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो होती है कहाँ होती है, तो याद रखिएगा ये जो होती है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। तो इतना चीज़ क्या करना है आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर पूछा जाए कि एक पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, क्या है जी, सरस्वती पत्रिका। कहे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रकाशन जो होता है 1900 ईस्वी में होता है। इसका प्रकाशन कब होता है, 1900 ईस्वी में होता है। और कहे कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन बनाए जाते हैं, तो श्याम सुंदर दास। इसके प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 1903 ईस्वी में, कहे कि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन बनते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर देख लीजिए, आपको हम समझा ही चुके हैं। 6 नंबर 6 कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, अभी हम आपको बताए थे
कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं श्याम सुंदर दास हैं। कौन है जी? श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये प्रथम संपादक बनते हैं। याद रखिएगा, सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कब होता है? तो 1900 ईस्वी में होता है। और इसके प्रथम संपादक जो बनते हैं बाबू श्याम सुंदर दास बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 1903 में कौन संपादक बनते हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को बनाया जाता है। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? कहेगा कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल को बिज्वापन काल किसने कहा था? कहे कि आदिकाल को बिज्वापन काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? आदिकाल को बिज्वापन काल कहते हैं। तो इतना चीज़ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है तत्सम तद्भव से है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द देशज है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है खिड़की जो है क्या है आपका? देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आग कौन सा शब्द है? तो आग जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पहला याद रखिए तत्सम, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आग का प्रवाची शब्द पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा आग का क्या हो गया? अग्नि हो गया, पावक हो गया, दहन हो गया और ज्वाला हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि फूल का प्रवाची शब्द, तो आप याद रख सकते हैं फूल का होता है कुसुम होता है। क्या होता है? कुसुम होता है, सुमन होता है और प्रसून, जो एग्जाम में पूछा जाए प्रसून भी फूल का प्रवाची होता है। इसके अतिरिक्त आप पुष्प याद रख सकते हैं, पुष्प भी फूल का प्रवाची होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी कहने का मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विदेशज शब्द कौन सा है, या विदेशज को ही हम लोग बोलते हैं आगत शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा अमीर जो होगा विदेशज शब्द आपका इसमें दिख रहा है। कहे कि उष्ट कौन सा शब्द है? तो उष्ट संस्कृत का शब्द है। तो क्या हो जाएगा जी? तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रिय कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये भी तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आज का। 9 नंबर, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द बताना है कौन है। ध्यान दीजिए ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा गंगा जो है संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। और कहे कि गंगा में कौन सी संज्ञा है? तो गंगा जो है नदी का नाम है। तो ये जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप जितना ऑप्शन में देख रहे हैं नीला, मोटा और पुराना, ये सब क्या है जी? ये सब विशेषण है। क्या है जी? ये सब विशेषण है। यदि आपसे पूछ देता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर्वनाम से क्वेश्चन है। कह रहा है 10 नंबर, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। तो इसमें से जो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर जो है कुछ जो शब्द लिखा है सर्वनाम है। और ये कौन सा सर्वनाम है? तो याद रखिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कुछ कहे या यहाँ पर कोई कहे या किसी रहे, कोई, किसी या कुछ जो शब्द है अनिश्चयवाचक शब्द है। और आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसकी कुल संख्या जो होती है 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या 11। कुल कितने भेद हो गए?
छह भेद हो गए। और याद रखिएगा समास के भी छह भेद होते हैं। किसके? समास के भी क्या कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कह रहा है कि महेश्वर, यहाँ संधि विच्छेद किया है, महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है? कौन सा संधि नियम समाहित है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है महेश्वर्य में जो है कौन सी संधि है जी? तो इसमें जो है वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि? वृद्धि स्वर संधि है। क्यों वृद्धि स्वर संधि है अभी आपको हम समझाते हैं। देखिएगा हा में क्या आ रहा है? हा में यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर प्लस को धन पढ़ते हैं, और यहाँ पर ए आ रहा है ना, तो दोनों मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। ए का मतलब कि ऐसा मात्रा, जब डबल मात्रा रहेगा तो वहाँ पर क्या होता है कि वृद्धि स्वर संधि होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आपको ऑप्शन हम दिखाते हैं, देख लीजिए ऑप्शन भी आप देख लीजिए। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन के महेश्वर्य था ना, तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा इसमें आधन ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर देखिएगा आधन ए, ये नियम उसमें लगा हुआ है, तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वृद्धि स्वर संधि का क्या है? वृद्धि स्वर संधि का ये नियम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है समास से है। कह रहा है कि यथाशक्ति, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो रेखांकित कौन है? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव में आपको बताए थे कि जहाँ पर जो जिस शब्द की स्टार्टिंग जो है यथा से हो, किससे हो? यथा से हो, प्रति से हो, अनु से हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। प्रथम पद क्या होगा? अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और द्विगु समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद, तो याद रखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर। 13 कह रहा है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है। जिसकी उपमा न दी जा सके उसको हम लोग बोलते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ को मतलब, अल्पज्ञ का मतलब होता है कि अल्प ज्ञान रखने वाला, जो थोड़ा ज्ञान रखता है उसको अल्पज्ञ हम लोग बोलते हैं। ज्ञान वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुयायी बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अनुपम का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको अनुपम बोलते हैं। यहाँ पर जो सवाल उठाया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि सुनने में शब्द तो आपको समान लगेंगे, लेकिन उसका भिन्न भिन्न क्या होगा? अर्थ आपको मिलेगा। तो ऑप्शन में आप ध्यान से जब देखिएगा तो इसमें जो हो जाएगा अपेक्षा और उपेक्षा जो है एक दूसरे का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अब देखिएगा अपेक्षा, किसी से आप अपेक्षा कर रहे हैं। अपेक्षा कर रहे हैं का मतलब क्या? आशा कर रहे हैं। तो अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? आशा हो जाएगा। और किसी की आप उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा का मतलब अनादर, उसका अनादर कर रहे हैं। ये दोनों अपेक्षा और उपेक्षा क्या था? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द था। अब तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम वो देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम वो देख लेते हैं। आप ऐसे ही लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 जो है समानार्थी शब्द का से प्रश्न है। कह रहा है कि समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं। देखिए सुमन का मतलब क्या होता है? पुष्प ही होता है।
और इसको हम लोग कुसुम भी बोलते हैं। फूल को क्या बोलते हैं? कुसुम बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रसून भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिएगा, चारपाई को हम लोग क्या बोलते हैं? खटिया बोलते हैं। पाठशाला यानी कि विद्यालय, सही है। लेकिन यहाँ निशा और निशाचर जो है समानार्थी शब्द नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिएगा, निशा का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब होता है रात्रि। क्या होता है? निशा का मतलब रात्रि। और निशाचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राक्षस। तो समानार्थी का मतलब, समानार्थी शब्द का मतलब कह रहा है कि अर्थ जो होना चाहिए दोनों का बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन अर्थ यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ होता है, यानी कि धूल झोंकना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देख लीजिए। 17 कह रहा है कि अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा, ये क्या है? लोकोक्ति है। इसका अर्थ जो हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा भी बोली जाती है, कनौजी भी बोली जाती है और अवधी भी बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी नहीं बोली जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। पहाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये जो होती है कुमाऊनी या गढ़वाल क्षेत्रों में बोली जाती है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा, मथुरा में, आगरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो याद रखिएगा, अवधी भाषा जो है लखनऊ साइड में, इलाहाबाद में ये अवधी भाषा बोली जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आप बताइए कि ये आप देख रहे हैं कनौजी, ये पश्चिमी हिंदी से निकली है, ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी से निकली है, अवधी जो है किससे निकली है? तो पूर्वी हिंदी से क्या निकली है? अवधी निकली है, अवधी बोली निकली हुई है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 19 नंबर देख लीजिए। 19 नंबर कह रहा है कि कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? ये तीनों जो है भक्ति काल के कवि हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, भक्ति काल के कवि, तो 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिएगा, रीति काल से संबंधित कौन कौन कवि आ जाएंगे? तो भूषण आपके आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? भूषण आ जाएंगे, आपके घनानंद आ जाएंगे, केशवदास आ जाएंगे, रीति काल से संबंध रखते हैं। अब देखिएगा, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह जो है बीजक कहलाता है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो उन्हीं के शिष्य धर्मदास ने कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किया था, बीजक में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो हिंदी भाषा पूछा हुआ है, तो इसके लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, गुरुमुखी लिपि में किसको लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा को किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। अब देखिए, अगर यहाँ पर हिंदी का जिक्र कर ही दिया है, तो आप बताइए कि हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर कहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा कष्टदायक क्वेश्चन है, पूछा गया है ध्वनियाँ, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, ये ध्वनि जो होती है 12 प्रकार की होती है, 12 प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये कैसे 12 प्रकार की होती है? तो ये बताया गया है उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताया गया है कि हिंदी में ध्वनियाँ जो होती है 12 प्रकार की होती है।
आप याद रखिएगा, कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद, तो 4 भेद होते हैं। अगर कहे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कहता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। कह रहा है कि जिह्वा का मतलब जीभ, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, जीभ के आधार पर जो होते हैं स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों का नाम भी आप देख सकते हैं। पहला जो होता है आपका अग्र स्वर होता है, दूसरा जो होता है आपका मध्य स्वर होता है, और तीसरा जो होता है पसच स्वर होता है। इसमें सबसे फेमस आपसे पूछा जाता है कि अ जो है किस स्वर के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, अ जो होता है मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अ किस स्वर के अंतर्गत आएगा, तो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछ ले कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। कहे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। तीनों का आप नाम भी देख सकते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा जो होता है आपका विसर्ग संधि होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है, तो परम धन ईश्वर। तोड़ेंगे तो क्या होगा, परम धन ईश्वर से क्या बना है, परमेश्वर बना है। तो जहाँ पर विशेषण आ जाए और विशेष्य आ जाए, वहाँ पर जो होता है कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा 24 का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आप 25 नंबर देख लीजिए। 25 कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। यहाँ अध्यक्ष में उपसर्ग जो आपका होना चाहिए अधि उपसर्ग होना चाहिए। अधि उपसर्ग ही क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं हम। कह रहा है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है गी प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही हो जाएगा। प्रत्यय जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिधन अय, किससे, प्रतिधन अय से मिलकर क्या बना है, प्रत्यय बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 27 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 जो लिखा हुआ है ये तत्सम का शब्द नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर देख लीजिए। 28 कह रहा है कि निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगा आपका बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़का आपका जातिवाचक हो जाएगा। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दिल्ली जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल भेद कहेगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन कहे कि कुल संख्या अगर कह दे कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा सर्वनाम की कुल संख्या 11 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 30 नंबर कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सर्वनाम के कुल कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 31 नंबर देख लीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, क्रिया से दिया है। कह रहा है कि राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है क्यों, क्योंकि इसमें जो है इस वाक्य में क्रम उपस्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
31 का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देख लीजिए। करे कपड़ा का पर्याय बताइए, मतलब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो कपड़ा का हो जाएगा वसन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गगन किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, आकाश का है। और गगन को हम लोग बोलते हैं व्योम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्योम बोलते हैं, नभ बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, ये सब गगन का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है 33 में कि पृथ्वी का विलोम शब्द बताइए। पृथ्वी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसका विलोम शब्द जो हो जाएगा आकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पृथ्वी का अगर पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, धरा हो जाएगा, धरती हो जाएगा, भू हो जाएगा, और ईला। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ईला किसका पर्यायवाची शब्द है, तो धरती का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अभय और उभय का पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अभय और उभय, उभय का मतलब क्या होता है, उभय का मतलब होता है जो दोनों में सम्मिलित हो उसको उभय बोलेंगे। अभय का मतलब क्या होगा, अभय मतलब भय नहीं है, यानी कि इसको हम लोग निडर बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा निर्भय, निडर का मतलब निर्भय और उभय का मतलब दोनों, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। करे कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है, तो यहाँ जो है ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 यहाँ पर सही लिखा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कर है 36 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है ये जो है एकांकी के लिए फेमस हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिएगा इन्होंने एकांकी में कौन कौन सी रचना लिखे हुए हैं, तो इनका जो है दीपदान बादल की मृत्यु एवं कौमुदी महोत्सव, क्या है जी, फेमस है ये कौमुदी महोत्सव, कहे कि किसकी रचना है, किसकी एकांकी है, तो राम कुमार वर्मा की एकांकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। जैनेन्द्र रचित उपन्यास जो है कौन सा है, तो परख जो है जैनेन्द्र का है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पुनर्नवा निबंध किसका है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये पुनर्नवा निबंध है। अब देखिएगा सेवा सदन किसका है, तो सेवा सदन जो हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र का क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा सेवा सदन। एकदा नैमी सारण्य, एकदा नैमी सारण्य जो है ये किसका है, रचना है, आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 38 नंबर देख लीजिए। 38 बहुत इजी है, कई बार कराए हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, तो इसके निर्गुण भक्ति काव्य में आते हैं कबीरदास, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा, प्रिय प्रवास हो जाएगा। ये किसकी रचना है प्रिय प्रवास, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। नीरजा जो है किसकी कविता है, तो महादेवी वर्मा की है। साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गबन मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख क्या है, तो गबन जो है इनका उपन्यास है, तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर। 41 नंबर कह रहा है कि उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है, तो ये बोले हैं प्रेमचंद्र जी बोले हैं, तो 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का आप याद रखेंगे, इनका अंतिम नाटक जो है कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी। पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी है। कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की है। चिंतामणि किसका निबंध है, तो रामचंद्र शुक्ल का। कविता की पढ़ किसकी रचना है, तो शुक्ल जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है,
तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर जो है प्रशस्ति परक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद रखिएगा भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भूषण रीति काल के कवि हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, मैथिली शरण गुप्त को क्या हुआ है, पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। और याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो होता है 1886 ईस्वी में क्या होता है, इनका जन्म होता है। इनकी रचना याद रखेंगे साकेत है, साकेत के बाद याद रख सकते हैं इनका रचना जो है यशोधरा है, साकेत है और क्या है, यशोधरा है। अब बताइए आप कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने इन्हें क्या दिया था, राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था। हरिऔध जी का पूरा नाम होता है, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिएगा हरिऔध जी का एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, क्या है जी, प्रिय प्रवास इनका क्या है, महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त जो है इनका वैदेही वनवास बहुत फेमस रचना है हरिऔध जी का। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित है। अभी बताए थे कि कबीर दास की रचनाएं जो हैं किस में संकलित है, बीजक में संकलित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कबीर दास की रचनाओं का जो संग्रह है वो किसने किया है, तो उन्हीं के शिष्य धर्मदास ने किया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर जो है सूरदास की क्या है, रचना है। कहे कि मृगावती किसकी रचना है, तो याद रखिए मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पदावली जो है किसकी रचना है, पदावली जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा पदावली जो है विद्यापति की रचना है। किसकी है जी, विद्यापति की रचना है। और आपसे पूछा जाए कि पदावली की भाषा क्या है, तो पदावली की भाषा जो है इसको मैथिली भाषा में क्या किया गया है, लिखा गया है पदावली। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कवि वचन सुधा जो है किसकी पत्रिका है, तो याद रखिएगा ये पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कहे कि बाला बोधनी पत्रिका किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पत्रिका है। अगर आपसे कहता है कि हिंदी प्रदीप जो है किसकी रचना है, तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इतना चीज़ याद रखिएगा। कहे कि रहस्य कथा जो है किसकी रचना है, तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगर आपसे कहता है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस है आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा श्रृंगार रस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है वियोग श्रृंगार रस, एक जो होता है संयोग श्रृंगार रस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो निर्वेद हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाता है एग्जाम में, ये रति होता है। क्या होता है, रति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 47 शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो अभी बताए थे निर्वेद होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। तो इसकी उत्पत्ति कब होगी, जब संसार से वैराग्य होगा
तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 49 नंबर देख लीजिए। 49 नंबर बहुत इजी प्रश्न है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यही जो है दोहा जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में कराए थे, वहाँ पर पूछा हुआ था कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका आप जवाब दीजिएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब देखिएगा, दोहा छंद का उल्टा जो होता है आपका सोरठा होता है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दोहा और सोरठा जो है किस प्रकार का छंद है? तो दोनों जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 50 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो है ये दोहा है कि मंजरी है कि चौपाई है कि काकली है? तो याद रखिएगा, ये भी क्या है जी? आपका दोहा है। क्या है जी? दोहा है। और इसमें इन पंक्ति में याद रखिएगा पूछता है STET में पूछा था। STET 2025 में पूछा था यही दोहा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा, इसमें जो है आपका सलेश अलंकार दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर देखिएगा। 51 कह रहा है कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवयुष्यु दशरथ अजिर बिहारी। इसमें जो है सोरठा है, शबैया है, चौपाई है कि दोहा है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जो है चौपाई है। क्या है जी? चौपाई है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? तो दोहा का उल्टा सोरठा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 24 मात्राओं की 2 पंक्तियां वाले छंद को क्या कहते हैं? जिसमें 24 की मात्राएं हो और 2 पंक्तियां हो तो वैसे छंद को हम लोग बोलते हैं दोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहा। तो 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ध्यान रखिएगा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। चलिए हम लोग ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पर दिख भी रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ध्यान रखिएगा, भरत मुनि के रस सूत्र में जो है अस्थाई भाव का आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। तो 54 का क्या हो जाएगा? आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, भरत मुनि के अनुसार अगर कहा जाए कि रसों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा रसों की संख्या इनके अनुसार जो होता है 8 होता है। और संचारी भाव की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा संचारी भाव की संख्या 33 होता है। STET 2025 में ये पूछा हुआ था कि संचारी भाव की संख्या कितना होगा, तो 33 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 55 भी करे संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर आपसे अगर कहता है कि बताइए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन अगर आप बताइएगा कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल व्यंजन जो होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 56 देखिएगा। 56 कह रहा है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, लोककीर्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा धोखे से धन जमा करना, इसका क्या हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर देखिए, छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा। कह रहा है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोककीर्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो इसका होगा दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा कि अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। तो ऑप्शन 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 59 नंबर, कह रहा है कि सिर सहलाए भेजा खाए। सिर सहलाए भेजा खाए, इसका क्या करना है, आपको अर्थ बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ जो हो जाएगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर का है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द हो जाएगा, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो मंद हो जाएगा। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज, इसका उल्टा मंद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का है गंगे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये जो है भीष्म के लिए प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 62, एडवोकेट शब्द का उपयुक्त हिंदी रूपांतरण है। एडवोकेट का हिंदी में बोलते हैं अधिवक्ता। क्या बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं, या इसको हम लोग वकील भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 नंबर देख लीजिए। 63 बहुत इजी है। सूता शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है पुत्री के लिए आता है। क्या होता है, पुत्री के लिए आता है। पुत्री को बेटी बोल लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला, और पुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, सुतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुतः बोलते हैं, इसी से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का समानार्थी है। वायु का समानार्थी बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है आपको। देखिए क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। अनल में अवर जो होता है ना, अनिल में क्या होता है, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। तो वायु का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनिल हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2। यहीं आग का पूछता तो आग किससे बंद करेंगे, आग को किससे बुझाना बंद करेंगे। तो नल के पास जाएंगे तो आग बंद होगा, पानी निकालेंगे तो आग का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। द्रवयुष दशरथ अजीर विहारी में गहरे काले शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ देख लीजिए गहरे काले शब्द कौन सा है, अजीर है। क्या है जी, अजीर है। तो अजीर का अर्थ होता है आंगन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 66, लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना जो है लल्लू लाल की नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए प्रेम सागर भी लल्लू लाल का है, शकुंतला नाटक भी लल्लू लाल का, सिंहासन बतीसी भी लल्लू लाल का है, चंद्रावती आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चंद्रावती इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन है। तो अष्टछाप की स्थापना जो होती है कब होती है, आप बताइए। 1565 में। ये कई बार बताया गया है कि अष्टछाप की स्थापना 1565 में। और किसके पुत्र, तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने क्या किया था, अष्टछाप की स्थापना किए थे। ध्यान रखिएगा अष्टछाप में कितने कवि मिलेंगे आपको, 8 कवि मिलेंगे। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य मिलेंगे और 4 जो होंगे विट्ठल नाथ के आपको शिष्य मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 68 नंबर देख लीजिए। 68 नंबर भी बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि 1-2 बार हम बता भी दिए हैं सेट में। कराई खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी, पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है। तो ये जो लिया गया है कवितावली से क्या है, संबंधित है। और आप देख लीजिए कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, रामचरितमानस है। ये चारों रचना जो है किसकी है, तुलसी की है। लेकिन फेमस बात यह है कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिएगा विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा में इसे लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो ये जो है आपका केशव दास की क्या है, रचना है। तो 69 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा केशव दास की रचना जो है रसिक प्रिया भी है। क्या है, रसिक प्रिया है। इनका कवि प्रिया भी रचना है। नख सिख, कहे कि नख सिख किनकी रचना है? ये केशव दास की क्या है, रचना है। अब देखिएगा आप देख रहे हैं केशव दास जो है रीतिकालीन कवि हैं, भूषण भी रीतिकालीन, देव और मतीराम भी हैं रीतिकालीन कवि हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 70 नंबर, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो ये जो है सरस्वती पत्रिका में छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका। और याद रखिएगा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जो होता है 1900 में होता है। इसके प्रथम संपादक कौन बनते हैं? तो श्याम सुंदर दास बनते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। कहे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर, प्रेम का पयोधी तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस क्षयवादी कवि की है? तो ध्यान रखिएगा यह पंक्ति जो है आपका जो है निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। और इनका पूरा नाम होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद। पंत का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत। अब देखिएगा पंत जी को हम लोग बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि भी बोला गया है। क्या बोला गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको? तो पंत जी को बोला गया है। इनकी रचना कुछ है, जैसे ग्राम्या है, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण जो है किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है? तो चिदम्बरा पर इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला हुआ है? 1968 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। यामा रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगर कहे कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनका जो है कुछ कविता है, जैसे निर्जा है और दीप शिखा है, इनकी क्या है, कविता है। निराला की रचना याद रखिएगा जूही की कली। क्या है जी? जूही की कली किसकी रचना है? तो ये निराला की है। परिमल किसकी रचना है? निराला की है। गीतिका किसका है? तो निराला की है। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। प्रसाद जी का कविता याद रखिएगा आंसू लहर झरना, इनकी क्या है, कविता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? आल्हा जो होता है ये जो होता है आल्हा जो होता है आपका छंदबद्ध काव्य है। क्या है जी? छंदबद्ध ये काव्य है जो परमाल रासों पर क्या है, आधारित है। किस पर आधारित है जी? परमाल रासों पर क्या है, आधारित है। अब देखिएगा ये जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा परमाल रासों के रचनाकार जो हैं जगनिक है। और परमाल रासों को हम लोग आल्हा खंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके आप बताएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 73 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में आपको बताना है कि अनुमतिवाद की स्थापना किसने की है। तो ये जो है शंकुक ने किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, जयदेव से प्रभावित विद्यापति की कौन सी रचना है जो जयदेव से क्या है, प्रभावित है? तो ध्यान रखिएगा इनसे प्रभावित एक ही रचना है, पदावली है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और पदावली की आपसे भाषा पूछा जाए तो इसकी भाषा जो है आपका मैथिली है, जो विद्यापति की रचना है। कीर्तिलाता भी विद्यापति का है, कीर्ति पताका भी विद्यापति की रचना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कीर्तिलाता और कीर्ति पताका दोनों की भाषा जो है अवहट भाषा है। कौन सी? अवहट भाषा में दोनों लिखा गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75, आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच कितने प्रकार के होते हैं? तो जो नाट्य मंच जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? मीराबाई की उपासना जो थी किस प्रकार की थी? तो इनकी उपासना जो थी माधुर्य भाव की थी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है STET 2025 में अभी तुरंत पूछा हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि तुलसीदास कह सकता है कि तुलसीदास की उपासना पद्धति किस प्रकार की है? तो इनकी जो है दास्य भाव की है। कैसी है? दास्य भाव की है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 77 है, कई बार आया हुआ है। मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? मधुमालती जो है किसके काव्य की नायिका है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है जायसी की नायिका है। जायसी के काव्य की क्या है? नायिका है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मधुमालती रचना भी है। क्या है? मधुमालती एक रचना भी है। जो किसकी है? मधुमालती किसकी है? तो मंझन की मधुमालती क्या हो जाएगी? रचना हो जाएगी। और जायसी की भी एक रचना हमको याद आ रहा है, लिख लीजिएगा पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। देख लीजिए मधुमालती किसकी रचना है? तो मंझन की रचना है। उस्मान की रचना कौन सी है? तो उस्मान की याद रखिएगा चित्रावली। कहे कि चित्रावली किसकी रचना है? तो उस्मान की जो है चित्रावली रचना है। और मधुमालती किसके काव्य की नायिका है? तो जायसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 78, रामाज्ञा प्रश्नावली किसकी रचना है? 10 बार हम बताए होंगे आपको कि जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ये तुलसीदास की क्या है? रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी रचना सुन लीजिए। जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है। तुलसीदास की क्या है? रचना है। चलिए एग्जाम में पूछा जाता है, नाभादास से पूछा जाता है, कहता है कि भक्तमाल, कहता है कि भक्तमाल जो है किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है? तो नाभादास की रचना है। इतना चीज़ आप ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 देख लीजिए। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ध्यान रखिएगा इसने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है बाबर की प्रशंसा किया है। आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? रचना है। और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने किस बादशाह की? तो बाबर की क्या किया गया है? इसमें प्रशंसा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ बताइए जो अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का वह कौन सा ग्रंथ है जिसको अवधी भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और उत्तर सही दे के ही आप विदा लीजिएगा। चलिए देख लीजिए 60 नहीं 80 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। रसखान किसके शिष्य थे? रसखान जो है किसके शिष्य हैं? तो ये जो है रसखान जी जो हैं गोस्वामी विठल नाथ के क्या हैं? शिष्य हैं। तो 80 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देख लीजिएगा विठल नाथ जो है इन्हीं के माध्यम से जो होती है अष्ट छाप की क्या होती है? स्थापना होती है। और अष्ट छाप की स्थापना इनके माध्यम से कब होती है? तो 1565 ईस्वी में इन्हीं के माध्यम से होती है। अब देखिएगा अष्ट छाप में कितने कवियों का वर्णन मिलेगा? तो 8 कवियों का वर्णन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए अगर कहा जाए कि विठल नाथ जो हैं किसके पुत्र हैं? तो विठल नाथ जो हैं बल्लभाचार्य के क्या हैं? पुत्र हैं। आप देखिएगा तो अष्टछाप में 8 कवियों का वर्णन है जिसमें विठल नाथ के यहाँ पर 4 शिष्य हैं और वल्लभाचार्य के जो हैं यहाँ पर आपके 4 शिष्य हैं। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है और इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।